अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के दूसरे हिस्से में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। इस हिस्से में हम देखने जा रहे हैं कि स्पेस में डिस्टेंस को कैसे मेयर किया जाता है। इमेजिन करें कि स्पेस में मुख्तलिफ़ किस्म की मोमबत्तियाँ आपको नज़र आ रही हैं, कैंडल्स नज़र आ रही हैं, और आप देख सकते हैं कि जो कैंडल आपके करीब है उसकी लुमिनोसिटी, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, और जो मोमबत्ती कैंडल आपसे दूर है उसकी लुमिनोसिटी, उसकी चमक, उसकी इंटेंसिटी भी कम है, लेकिन उसके साथ साथ उसका साइज़ भी छोटा होता जा रहा है। जब भी हम स्पेस में डिस्टेंस को मेजर करना चाहते हैं तो हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका यह है कि हम चीज़ों के साइज़ को मेजर करें। आप यहाँ पर राइट साइड पर एक स्केल देख रहे हैं। जैसे जैसे ये स्केल मुझसे दूर हो रहा है स्पेस में, वैसे वैसे इसका साइज़ छोटा होता जा रहा है, और इसके साइज़ के छोटे होने से मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ये मुझसे कितना दूर है। इसका मतलब ये है कि अगर हमने स्पेस में डिस्टेंस को मेजर करना है तो हमें ऐसी चीज़ों का इंतखाब करना पड़ेगा जो एक साइज़ की हों, और फिर उनके साइज़ में डिस्टेंस के साथ जो कमी हमें नज़र आएगी बज़ाहिर, उससे हम स्पेस में उन तक अपना डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है, और वो तरीका ये है कि हम रोशनी का इस्तेमाल करें। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे जैसे बल्ब हमसे दूर होते जा रहे हैं वैसे वैसे उनकी रोशनी की इंटेंसिटी भी कम होती जा रही है। तो अगर हम एक ऐसी रोशनी की सोर्स स्पेस में ढूंढ लें जो हर जगह पर एक जैसी रोशनी देती है, तो उसकी इंटेंसिटी की कमी से हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, और यही चीज़ हम आगे देखने जा रहे हैं। इस मेथड को स्टैंडर्ड कैंडल मॉडल कहा जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर कैंडल्स दिखा रहा हूँ, और जो कैंडल हमसे दूर जाती जा रही हैं, जिनका डिस्टेंस हमसे ज़्यादा है, आप देखें कि उनकी रोशनी मध्यम होती जा रही है। और अगर इनकी रोशनी के मध्यम होने का मॉडल बना लें, उसको कैलकुलेट कर लें, तो हमें पता चल जाएगा कि ये कैंडल हमसे कितनी दूर है। लेकिन इसके लिए शर्त है कि हर कैंडल की रोशनी एक जितनी होनी चाहिए। इन कैंडल्स को अगर हम रिप्लेस कर दें गैलेक्सीज से, स्टार से, तो आप देख सकते हैं कि इन गैलेक्सीज को भी देखते हुए, इनकी चमक को देखते हुए, इनकी लुमिनोसिटी को देखते हुए हम डिस्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं आपको डिस्टेंस का अंदाज़ा लगाना, स्पेस में डिस्टेंस के अंदाज़ा लगाने के लिए दो तरीके बताने जा रहा हूँ। पहला तरीका है एक स्टार की चमक से, जिसे सीफीड वेरिएबल स्टार कहा जाता है। ये एक ऐसा तारा है, ये एक ऐसा स्टार है जिसकी रोशनी की इंटेंसिटी चेंज होती है। मैं आपको उसकी ब्राइटनेस की वेरिएशन की एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। आप साइनोसॉइड देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसकी ब्राइटनेस चेंज हो रही है। हमारे पास वर्टिकल एक्सिस पर ब्राइटनेस है, जबकि नीचे टाइम का एक्सिस है। तो आप देख सकते हैं कि 10 जुलाई को, 10 अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये स्टार अपनी ब्राइटनेस को वेरी करता है, और उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये स्टार हमसे कितने फासले पर है। लेकिन इस स्टार से भी आगे चलकर हम एक और सोर्स को ढूंढने जा रहे हैं जो कि हमें स्पेस में डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे सके। लेकिन ज़रूरी है कि हम स्टार का लाइफ साइकिल पढ़ें। आपको पता है कि स्टार वक्त के साथ साथ बूढ़ा होता है। अगर वो एक मीडियम स्टार है, एवरेज स्टार है, तो वो रेड जायंट बनेगा। आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर वो रेड जायंट बन रहा है, जो कि हमारा सूरज भी हो सकता है, क्योंकि हमारा सूरज मीडियम स्टार है। तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद रेड जायंट बनेगा, और उसके बाद एक धमाका होगा और ये स्टार फटेगा, वाइट ड्वार्फ को जन्म देगा। लेकिन अगर यही स्टार बहुत बड़ा है तो हम ऊपर वाली ट्रेजेक्ट्री को देखते हैं, मैसिव स्टार फिर रेड सुपर जायंट स्टार बनेगा, और उसके बाद जब वो फटेगा तो वो जन्म देगा एक ब्लैक होल को और न्यूट्रॉन स्टार को। लेकिन हम ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इस वाइट ड्वार्फ में, क्योंकि इस वाइट ड्वार्फ का इस्तेमाल हम कर सकते हैं स्पेस में डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, और उसकी वजह है सुपरनोवा। सुपरनोवा बहुत किस्मों के होते हैं, लेकिन जिस सुपरनोवा की मैं बात कर रहा हूँ वो सुपरनोवा है टाइप 1A। ये ऐसा सुपरनोवा है जो कि दो स्टार्स की वजह से प्रोड्यूस होता है।
एक स्टार अपनी उम्र गुजार कर वाइट ड्वार्फ बन चुका होता है, जबकि उसके पास दूसरा स्टार मौजूद होता है और वाइट ड्वार्फ आहिस्ता आहिस्ता दूसरे स्टार को निगलना शुरू कर देता है और फिर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसे टाइप 1A सुपरनोवा कहा जाता है। और इस सुपरनोवा की एक ख़ास बात है जिसकी वजह से इसको स्पेस में डिस्टेंस मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और वो वजह यह है कि इसके धमाके की, इस सुपरनोवा के धमाके की जो ल्यूमिनोसिटी है, जो ब्राइटनेस है, वो हर जगह पर एक जैसी होती है। इसलिए इसे स्टैंडर्ड कैंडल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं यहाँ पर आपको सुपरनोवा की तस्वीरें दिखा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि इन तमाम सुपरनोवा की जो ब्राइटनेस है उसके ग्राफ बिल्कुल एक जैसे हैं। और हम ये जानते हैं कि जब भी कोई लाइट सोर्स लाइट प्रोड्यूस करती है तो उसकी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता इंटेंसिटी में डिक्रीज़ करती है, और उसके लिए हमारे पास एक लॉ है जिसे इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहा जाता है। इन्वर्स स्क्वायर लॉ पर मैं पूरी एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन यह हमें बताता है कि आर के डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इंटेंसिटी डिक्रीज़ करेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 फीट की इंटेंसिटी आप देख सकते हैं, यहाँ पर उसकी इंटेंसिटी अगर हाफ है तो 2 फीट पर उसकी इंटेंसिटी 1/4 होगी, 3 फीट पर 1/9, 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर था। 4 फीट पर उसकी इंटेंसिटी 1/16, 4 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर होगी। तो इस तरीके से इंटेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होती है और उससे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर इस कैंडल की मिसाल ले लीजिए। अगर मैं 8 डिस्टेंस पर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया पर देख रहा हूँ कि कितने फोटॉन गुजर रहे हैं, तो हो सकता है हम अज्यूम करते हैं 16 फोटॉन्स गुजर रहे हैं। लेकिन अगर मैं 2R यानी डिस्टेंस को दुगना कर कर देखूँगा तो मेरे पास फोटॉन्स 4 रह जाएंगे, और अगर मैं 4R पर देखूंगा तो मुझे यहाँ पर सिर्फ 1 फोटॉन नज़र आएगा जो कि इसमें से एस्केप कर रहा है। यहाँ पर यह कंडीशन ज़रूरी है कि सोर्स बिल्कुल एक जैसी ब्राइटनेस की होनी चाहिए। तो आप अगर एक किस्म की एक ब्राइटनेस की सोर्स को देखेंगे तो आप नंबर ऑफ फोटॉन्स को गिन कर बता सकते हैं कि आप R पर मौजूद हैं या 2R पर मौजूद हैं या 4R पर। अगर आपने फोटॉन्स को गिना और वो 16 हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप डिस्टेंस R पर मौजूद हैं। लेकिन अगर आपने 4 फोटॉन्स को देखा तो डिस्टेंस 2R है, और अगर आपने 1 फोटॉन को देखा तो डिस्टेंस 4R है। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के बारे में पहले एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट जिन्होंने हमें ये बताया वो थे हबल, जिन्होंने एक टेलीस्कोप बनाई और उसके साथ उन्होंने कायनात का मुशाहिदा किया और फिर उन्होंने देखा, गैलेक्सीज़ को ऑब्ज़र्व किया और उन्होंने देखा कि जो गैलेक्सीज़ हमसे दूर हैं वो बहुत तेज़ी से मूव कर रही हैं, रेड शिफ्टेड है, लेकिन जो गैलेक्सीज़ हमारे पास है वो आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रही हैं। तो उन्होंने ग्राफ बनाया जिसे हबल्स लॉ कहा जाता है, जिसकी इक्वेशन मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। V=hd, d हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस है और h हबल कांस्टेंट है, और अगर आप इसको देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जाहिर करता है, जबकि हबल कांस्टेंट इसकी स्लोप है। तो अगर मैं हबल कांस्टेंट को चेंज करूंगा तो इसकी स्लोप चेंज होना शुरू हो जाएगी। और जब उन्होंने गैलेक्सीज़ को इस ग्राफ पर मैप करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि जो गैलेक्सीज़ हमसे दूर थीं वो ज़्यादा रेड शिफ्टेड थी, यानी वो हमसे ज़्यादा तेज़ी से दूर जा रही थी। लेकिन जो गैलेक्सीज़ हमारे पास थी वो ज़्यादा रेड शिफ्टेड नहीं थी। इसका मतलब ये कि वो हमसे कम स्पीड से हमसे दूर जा रही थी। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे वेलोसिटी भी ले सकते हैं और रेड शिफ्ट भी ले सकते हैं, और यहाँ पर आपके पास डिस्टेंस है जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि अगर हम यहाँ पर मौजूद है ज़मीन पर और यहाँ से ऑब्जर्वेशन ली जा रही है तो ज़मीन के पास पास जो गैलेक्सीज़ हैं वो स्लो मूव कर रही हैं, हमसे दूर जा रही हैं लेकिन स्लो मूव कर रही हैं। लेकिन ज़मीन से दूर जो गैलेक्सीज़ हैं, ये गैलेक्सी है, ये गैलेक्सी है, ये गैलेक्सी है, हबल ने ये देखा कि वो तेज़ी से मूव कर रही थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ज़मीन सेंटर ऑफ यूनिवर्स है, बल्कि अगर ज़मीन की बजाय हम किसी और प्लैनेट पर चले चलते हैं, मसलन ये भी एक ज़मीन है लेकिन किसी और सोलर सिस्टम में मौजूद है, तो अब इसके गिर्द आपको गैलेक्सीज स्लो दूर जाती हुई नज़र आएंगी, उनकी रेड शिफ्ट कम होगी। लेकिन इससे दूर जो गैलेक्सीज होंगी वो बड़ी तेज़ी से इससे दूर जाती हुई आपको नज़र आएंगी, अवे मूव कर रही होंगी। जहाँ से भी आप ऑब्जर्वेशन लेंगे
आपको वहाँ यही फिनोमिना नज़र आएगा। मैं आपको बता चुका हूँ कि हबल पहले एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि हमारी कायनात एक्सपेंड कर रही है, लेकिन उससे पहले एक बहुत मशहूर साइंसदान जिन्हें हम आइंस्टाइन के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमें बता दिया था कि कायनात एक्सपेंड कर रही है, लेकिन वो एक कन्फ्यूजन का शिकार हुए और उसकी वजह से वो इस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सके। आइंस्टाइन ने हमें अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया कि फ़र्ज़ कीजिए आप एक लिफ्ट में मौजूद हैं और वो लिफ्ट ज़मीन के ऊपर है, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की ग्रेविटी के साथ कोई चीज़ नीचे की तरफ खींच रही है। लेकिन अगर यही लिफ्ट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दे तो आपको फिर भी ऐसे लगेगा कि आपको ग्रेविटी नीचे खींच रही है। कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं है जो आपको बता सके कि क्या ये लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है या ज़मीन के ऊपर मौजूद है। तो आप एक्सेलरेशन और ग्रेविटी में फ़र्क मालूम नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी बताया, उनकी इक्वेशंस ने ये बताया कि हमारा स्पेस टाइम बेंड होता है और वो बेंड होता है मैटर के गिर्द। जब भी मैटर हम अपने स्पेस टाइम में रखते हैं तो स्पेस टाइम बेंड करता है। आइंस्टाइन जब अपनी इक्वेशंस को तरतीब दे रहे थे तो उस वक्त उनका ख्याल था कि हमारी यूनिवर्स स्टैटिक है। इसका मतलब यह है कि ना तो हमारी यूनिवर्स एक्सपेंड कर रही है और ना ही हमारी यूनिवर्स कंप्रेस हो रही है, बल्कि वो एक स्टैटिक स्टेट में है। क्योंकि अगर यूनिवर्स एक्सपेंड करती या कंप्रेस करती तो वो डायनेमिक यूनिवर्स होती और वो कॉन्टिन्यूस मोशन में होती। लेकिन आइंस्टाइन की इक्वेशंस कुछ और कह रही थी। आइंस्टाइन की इक्वेशंस में हमें ये नज़र आ रहा था कि हमारी यूनिवर्स डायनेमिक है। सो आइंस्टाइन ने अपने इक्वेशन को डायनेमिक यूनिवर्स से स्टैटिक यूनिवर्स की तरफ ले जाने के लिए एक कांस्टेंट ऐड किया, जिसे हम कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको लैम्डा से दिखा रहा हूँ, जो कि एंटी ग्रेविटी कांस्टेंट है और बाद में इसे डार्क एनर्जी का नाम दिया गया। लेकिन जब हबल ने आइंस्टाइन को बताया और एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि कायनात आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड कर रही है, तो आइंस्टाइन ने इसे अपना बहुत बड़ा ब्लंडर जाना। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब हम कायनात में देखते हैं तो हम माजी में देख रहे हैं। जिनका तारुफ हमने अपनी पिछली वीडियो में हासिल किया था, वो अपने घर से जनवरी 1 को निकलती हैं और वो आपके घर में 7 जनवरी को पहुंचती हैं। तो 7 दिनों की पुरानी खबरें उनके पास मौजूद है। वो अपने घर के बारे में आपको कोई नई खबर दे नहीं सकती, क्योंकि पुराना ज़माना है, मोबाइल है नहीं। वो आपको 7 दिन पुरानी ही खबर दे सकती हैं। और अगर इन 7 दिनों में चौथे दिन 4 जनवरी को उनका घर क्रेन ने आकर तबाह कर दिया, खाड़ दिया, और मिस रोशनी अभी रास्ते में थी, तो वो जब आप तक पहुंचेंगी, ये इवेंट तो 4 जनवरी को हुआ है, वो आपको ये बताएंगी कि उनका घर बिल्कुल वैसे ही मौजूद है जैसे कि वो देख कर आई हैं। तो अब वो आपको अपने घर का 7 दिन पुराना स्टेटस बता रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब रोशनी हम तक पहुंचती है तो वो अपनी सोर्स के बारे में हमें पुरानी खबरें दे रही होती हैं। उसके साथ साथ अगर उनकी गाड़ी को कोई चोरी कर ले तो वो उस चोर के बारे में भी हमें बताएंगी। हमें चोर की नेचर के बारे में भी पता चलेगा और हमें उनके घर की यानी सोर्स की इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। मैं आपको यही चीज़ यहाँ पर दिखा रहा हूँ। एक औजार से हम तक रोशनी पहुँच रही है, लेकिन रास्ते में बहुत से बादल और गैलेक्सीज से, स्पेस बादलों से और स्पेस गैलेक्सी से गुजर के आ रही है। तो हर गैलेक्सी अपनी इंफॉर्मेशन रोशनी को देती जा रही है, लेकिन रोशनी के पास अपनी सोर्स की इंफॉर्मेशन भी है। ये इन्फॉर्मेशन 11.5 बिलियन साल पुरानी इसलिए है कि इस सोर्स से रोशनी को हम तक आने में 11.5 बिलियन ईयर्स लगे। तो जब भी हम स्पेस में किसी गैलेक्सी को देखते हैं, किसी स्टार को देखते हैं, तो उसका मतलब यह है कि उससे निकली हुई रोशनी हम तक पहुंच रही है और वो रोशनी हमें उसका पुराना स्टेटस दिखा रही है। हम माजी में देख रहे होते हैं। मैं यहाँ पर आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ कि जब हम मुख्तलिफ टेलीस्कोप से स्पेस को देख रहे होते हैं तो हम माजी में देख रहे होते हैं, हम स्पेस की ओरिजिन की तरफ देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप हबल टेलीस्कोप देख रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास सीफीड्स हैं, जो कि मैंने आपको बताया था ऐसे तारे हैं जिनसे हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं। लेकिन जब हम दूर देखते हैं तो हम टाइप 1A सुपरनोवास को भी देखते हैं।
सी फीड से भी हम अंदाज़ा उनकी ब्राइटनेस से अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि ये गैलेक्सी कितनी दूर है, और अगर हमें कहीं टाइप 1a सुपरनोवा नज़र आता है तो उससे भी हम अंदाज़ा लगाते हैं। जो दूर की गैलेक्सीज होती हैं उनसे आने वाली रोशनी आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड करती है। हमारी कायनात एक्सपेंड कर रही है, स्पेस जनरेट हो रही है, इस वजह से आप देखें तो इनकी वेवलेंथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है और ये रेड कलर की शो हो रही है, इसे हम रेड शिफ्ट कहते हैं। तो यहाँ पर हमें रेड शिफ्ट नज़र आएगी, इन दूर की गैलेक्सीज में रेड शिफ्ट ज़्यादा नज़र आएगी, पास की गैलेक्सीज में रेड शिफ्ट कम नज़र आती है, जिससे अंदाज़ा होता है कि दूर की गैलेक्सीज ज़्यादा तेज़ी से दूर जा रही हैं और पास की गैलेक्सीज आहिस्ता आहिस्ता दूर जा रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एक चीज़ फैल रही है तो माजी में वो एक जगह से ओरिजिनेट हुई है, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। ये ऐसी जगह है जहां पर पूरी कायनात सिकुड़कर एक नुक्ते में जमा हो जाती है, और जब बिग बैंग हुआ तो उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता कायनात बढ़ना शुरू हो गई। लेकिन ये बिग बैंग कितना पहले हुआ, इसकी कैलकुलेशंस के लिए हम हबल एक्सपेंशन के फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। यहाँ पर अगर मैं मुख्तलिफ वैल्यूज़ डालूँ हबल कांस्टेंट की, तो आपको कि एक्सपेंशन के रेट डिफरेंट नज़र आएंगे। अगर हम h की वैल्यू 67 रखेंगे तो हमें एक्सपेंशन डिफरेंट रेट से नज़र आएगी। अगर हम h की वैल्यू 67 रखेंगे तो यूनिवर्स बहुत तेज़ी से एक्सपैंड कर रही है, लेकिन 100 की कंडीशन में यूनिवर्स उससे भी तेज़ी से एक्सपैंड कर रही है। अगर h0 की वैल्यू 50 रखेंगे तो यूनिवर्स आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड कर रही है। हम h0 की वैल्यू 70 लेते हैं, और अगर इसकी कैलकुलेशन की जाए तो हमारी कायनात की उम्र 14 बिलियन ईयर्स आती हैं। एग्जैक्ट अगर बात की जाए तो 13.7 बिलियन ईयर्स आती है, 14 बिलियन ईयर्स आती हैं। और जब हम पुरानी दूर की गैलेक्सीज को देखते हैं तो हमें कोई भी गैलेक्सी अभी तक ऐसी नहीं मिली जो 14 बिलियन ईयर्स पास्ट में हो, क्योंकि अगर हमें कोई ऐसी गैलेक्सी मिल जाती है जो 15 बिलियन ईयर्स पास्ट में हो तो वो तो फिर कायनात उससे छोटी उम्र की हुई, और ये हो नहीं सकता। इसलिए हमें यह लगता है कि अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो इस वक्त जो सबसे पुरानी गैलेक्सी हमें नज़र आई है वो 13.13 बिलियन ईयर्स पुरानी है। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से हमें अंदाज़ा होता है कि जो 13.7 बिलियन ईयर्स हमने कायनात की, यूनिवर्स की उम्र एस्टिमेट की है, वो काफ़ी हद तक ठीक है। कायनात के फ्यूचर के बारे में मुख्तलिफ मॉडल्स बनाए जाते हैं, वो एक्सपेंशन रेट पर डिपेंड करते हैं। एक मॉडल ये कहता है कि कायनात आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से एक्सपैंड हो रही है उसी तरीके से क्लैप्स भी हो जाएगी। जिस तरह गेंद ऊपर जाती है, गेंद को उछालते हैं तो वो कुछ अरसे के बाद वापस आ जाती है, कायनात भी आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड हो रही है और फिर दोबारा क्लैप्स हो जाएगी। जबकि आप यहाँ पर इस ग्राफ में भी देख सकते हैं तो यहाँ पर कायनात एक्सपैंड हो रही है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दोबारा क्लैप्स कर जाएगी। हमारे पास क्रिटिकली डेंस कायनात भी है जो कि आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड कर रही है, कोस्टिंग यूनिवर्स कायनात भी है और एक्सेलरेटिंग यूनिवर्स भी है। तो हम इस वक्त एक्सेलरेटिंग यूनिवर्स का मॉडल पढ़ रहे हैं जिसमें वक्त के साथ साथ कायनात बहुत तेज़ी से एक्सपैंड करी और उसकी एक्सपेंशन की एक्सेलरेशन आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो रही है। मैं आपको बता चुका हूँ कि सुपरनोवा को हम स्टैंडर्ड कैंडल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और इसमें भी एक ख़ास किस्म का सुपरनोवा जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, टाइप 1a, उसकी इंटेंसिटी हमेशा एक जैसी होती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि टाइप 1a सुपरनोवा कैसे बनता है। आपके पास दो बाइनरी स्टार्स हैं, एक स्टार कोलैप्स होता है, बड़ा होता है, एवरेज जाइंट बनता है और फिर वो ड्वार्फ, वाइट ड्वार्फ बन जाता है, और उसके साथ जो दूसरा स्टार है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी उम्र पूरी कर रहा है, लेकिन ये वाइट ड्वार्फ उसको खाना शुरू कर देगा और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि एक बहुत बड़ा धमाका होगा जो कि टाइप 1a सुपरनोवा कहलाता है। और फ्रिट्ज ज़ुकी ने जब इन टाइप 1a सुपरनोवास को देखा तो उन्होंने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया कि इनके ज़रिए हम डिस्टेंस को मेयर कर सकते हैं। उन्होंने ये भी देखा कि इनमें उनको रेड शिफ्ट नज़र आई, तो हमने इनको स्टैंडर्ड कैंडल इसलिए लिया कि एक तो इनकी इंटेंसिटी एक जैसी थी, लेकिन इसमें हमें रेड शिफ्ट नज़र आई, और ये रेड शिफ्ट जो हमें गैलेक्सीज में रेड शिफ्ट नज़र आई थी उनसे 6% ज़्यादा बेहतर थी और हबल्स लॉ को ज़्यादा अच्छे तरीके से फॉलो करती थी। इसलिए हमने टाइप 1a सुपरनोवा को स्टैंडर्ड कैंडल्स के तौर पे लेना शुरू कर दिया, और उसके लिए फिर बहुत सी ऑब्जर्वेटरीज बनाई गई, टेलीस्कोप्स बनाई गई जो सिर्फ और सिर्फ टाइप 1a सुपरनोवा को देखें। हमने बड़े इमेजेस वाली टेलीस्कोप्स बनाई, जहाँ पर मैं केक लेबोरेटरी आपको दिखा रहा हूँ, केक ऑब्जर्वेटरी आपको दिखा रहा हूँ,
जो कि सुपरनोवास को ढूंढती हैं, और सुपरनोवास को ढूंढना इतना आसान नहीं है। फिर आपने उसमें रेड शिफ्ट भी देखनी है कि उसमें आपको कितनी रेड शिफ्ट नज़र आ रही है। तो मैं आपको राइट साइड पर एक सीन दिखा रहा हूँ, एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, और इस पिक्चर में अगर आप देखें तो 5000 गैलेक्सीज हैं, लेकिन इसमें एक सुपरनोवा को अगर आपने ढूंढना है तो ये ऐसे ही है जैसे एक बहुत बड़े ढेर से आप सुई ढूंढ रहे हैं, और इसके लिए हमें बहुत डाटा की ज़रूरत होती है, हम बहुत कैलकुलेशंस करते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये एग्जांपल दे रहा हूँ। आप देखें कि 28 अप्रैल को और 4 अप्रैल को आपने 2 इमेजेस लिए। इस पूरे बड़े इमेजेस को अगर हम एम्पलीफाई करके देखें तो 4 अप्रैल को आपको यहाँ पर एक स्टार, एक गैलेक्सी नज़र आ रही है, लेकिन फिर आप जब 28 अप्रैल को देखते हैं तो आप देखें कि आपको एक एडजेसेंट चीज़ नज़र आई जो कि कुछ अरसे के लिए रहती है और उसके बाद गायब हो जाती है। इस सुपरनोवा की लाइट अब हमारे पास पहुंच रही है, जबकि ये 5 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था, और इसकी उम्र हमारी ज़मीन की उम्र से भी ज़्यादा है। जब हम सुपरनोवा को डिटेक्ट करना चाहते थे 1994 में, तो हमारे पास पेंटियम 2 कंप्यूटर था, उसमें 1 GB की हार्ड डिस्क उस ज़माने में थी, लेकिन एक रात में 20 GB का डाटा हमें प्रोसेस करना होता था, उसको देखना होता था, उसकी प्रोसेसिंग करनी थी ताकि हम सुपरनोवा को डिटेक्ट कर सकें। और फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिदम्स लगाए जाते थे जो कि उस सुपरनोवा को प्रोसेस कर सकें। डॉक्टर ब्रेन श्मिट को इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई कि इतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग वो कैसे अचीव कर सकें, लेकिन जब उन्होंने ये सारा डाटा प्लॉट किया तो उन्हें जो चीज़ें नज़र आई वो ये थी कि हमारी यूनिवर्स एक्सेलरेट कर रही थी, क्योंकि हमें सीफीड और टाइप 1 एक सुपरनोवा से दोनों से अंदाज़ा हो रहा था कि उनकी रेड शिफ्ट बता रही थी कि हमारी यूनिवर्स एक्सेलरेट कर रही है और वो स्लो नहीं हो रही। और उसके साथ साथ उनकी जो तीसरी फाइंडिंग थी वो ये थी कि हमारी यूनिवर्स एक्सपेंड कर रही है। मैं यहाँ पर आपको उनका पेपर भी दिखा रहा हूँ जो कि उन्होंने 1998 में पब्लिश किया। और उसके साथ साथ फिर हमें पता चला कि हमारी कायनात में एक और मैटर है जिसे डार्क मैटर कहा जाता है, और उसके साथ हमारी कायनात में डार्क एनर्जी भी है। तो हमारी कायनात में 3 किस्म की चीज़ें हैं, जिसमें मैटर है जो कि सिर्फ 5% है। मैं, आप, ये कायनात, हमारी दुनिया, सूरज सबसे मिलकर बने, लेकिन उसके साथ डार्क मैटर है, एक ऐसा मैटर जिसको अभी हम समझ नहीं सके। और फिर डार्क एनर्जी है जो कि एंटी ग्रेविटी है, जो कि हमारी कायनात को दूर लेके जा रही है। डार्क मैटर किसी भी चीज़ से इंटरेक्ट नहीं करता और रोशनी से इंटरेक्ट नहीं करता, इसलिए उसके वजूद को समझना, डायरेक्टली देखना उसे बहुत मुश्किल है। लेकिन हमें मालूम है कि डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है और उस पर मैं एक पूरी वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन हमारा मौजू है डार्क एनर्जी। हमारी कायनात में जो 30% मैटर है, चाहे वो विजिबल मैटर है या डार्क मैटर है, वो हमारी कायनात को आपस में मिला रहा है, कंप्रेस कर रहा है, क्योंकि वो अट्रैक्टिव फोर्स है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम स्प्रिंग पर एक फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन जो बाकी 70% हमारी यूनिवर्स का हिस्सा है, जिसे डार्क एनर्जी कहा जाता है, वो स्ट्रेच कर रही है, वो खींच रही है हमारी कायनात को। क्योंकि नेट इफेक्ट हमारी कायनात का इस वक्त हमें बता रहा है कि हमारी कायनात एक्सेलरेट कर रही है, तो उससे हमें अंदाज़ा है कि अब डार्क एनर्जी ने टेक ओवर कर लिया है, और जितनी भी ऐसी फोर्सेस थी जो कि हमारी कायनात को अट्रैक्ट कर रही थी, हमारी कायनात के मैटर को अट्रैक्ट कर रही थी, उनको डार्क एनर्जी ने ओवरकम कर लिया। वक्त के साथ साथ हमने यूनिवर्स के बहुत से मैप्स बनाए, जिसमें हमें गैलेक्सीज़ के बारे में ज़्यादा पता चला, हमें माजी के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली, हमें पता चला कि बिग बैंग कैसे हुआ, और उसके बाद जो साउंड वेव्स थी जो प्रोड्यूस हुई थी, उनको आज भी हम अपनी टेलीस्कोप्स के ज़रिए देख सकते हैं, और उन्होंने हमारी कायनात को बनाने में अव्वलीन किरदार अदा किया। लेकिन अभी भी हमारी अंडरस्टैंडिंग डार्क एनर्जी के बारे में बहुत कम है। लेकिन अगली वीडियो में हम दोबारा डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं दोबारा वीडियो बनाने जा रहा हूँ डार्क एनर्जी पर, कि डार्क एनर्जी क्या है और अब तक हमने उस पर क्या एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और उसके बारे में हमें क्या पता चला है। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।